एक बच्चा मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर और बोलता है सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा सा तरीका बताओ ताकि पढ़ने में मन लगे। ये जो औरत आप लोगों को दिख रही है ना, 65 साल इनकी एज है, अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेगुलरली 25 किलोमीटर पैदल चलकर ये जाती हैं। आज की डेट में भी सुबह 4:30 बजे के करीब ये अपना घर छोड़ देती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और लगभग 6:30 बजे तक पहले बच्चे के घर पर पहुंचती है। एक एक कर रेगुलरली बच्चों को पढ़ाती हैं और पढ़ाने के बाद में शाम को आते आते इनको अपने घर काफ़ी लेट हो जाता है। पर लेकिन आज तक का इन्होंने अपना जो स्कूल है, जो बच्चों को पढ़ाने जाती हैं, वो हालांकि स्कूल नहीं है, वो ट्यूशन है, ये होम ट्यूशन देती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इनके पास में डिग्री नहीं है, तो ये जस्ट बच्चों को पढ़ाती हैं और इसके चलते यहाँ पर इनकी रोजी रोटी चलती है। इनके जो हस्बैंड हैं वो बेसिकली बेड पर हैं और ये अपना कमाती हैं, अपना भी एक तरीके से अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, कमाकर खुद से खा रही हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हैं और एक टीचर बनकर लोगों को एक तरीके से पढ़ा रही हैं और जिन बच्चों को पढ़ाती हैं उनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं यार, एक इंसान जिसकी एज जो है वो 60 से ऊपर हो चुकी है, रेगुलरली 20 से 25 किलोमीटर चलकर कहीं पढ़ाने जा रहा है और वो काफ़ी अच्छे से डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग कह रहे हो कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो रियलिटी में सोचो कि क्यों मन नहीं लग रहा है। मैं बताऊँ क्यों नहीं मन कर रहा है। थोड़ा सा कड़वा लग सकता है आप लोगों को। आज की डेट में आप लोगों के पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं, घर वालों ने सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी है। कभी ऐसा फील किया है कि दिन में 3-4 दिन तक आप लोगों को रोटी ना मिले और पानी के भरोसे आप लोगों को रहना पड़े, या फिर कभी ऐसा लगे कि यार आज अगर कमाऊंगा नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। जिस दिन ये फीलिंग माइंड में आ जाएगी ना, उस दिन पढ़ने में मन पास में भटकेगा नहीं। आप लोगों का बेसिकली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ड्यूटी बन जाएगी और आप लोगों के अंदर से जो डेडिकेशन है वो फुट फुट कर निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने इस चीज़ को ग्रांटेड ले रखा है, मन करेगा तो पढ़ेंगे। भाई साहब, आप लोगों का मन जो है ना हमेशा उस चीज़ में करेगा जिस चीज़ में आप लोगों के डोपामाइन रिलीज होते हैं, जिस चीज़ में आप लोगों का मजा आता है। कि कामयाबी जो है वो वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र, आप लोगों को सब्र सिखाएगा हमेशा। जब आप लोगों के अंदर सब्र आएगा तभी आप लोग एक सही डिसीजन मेकर बन जाएंगे। अगर आप लोग अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इसका मतलब आप लोगों के अंदर सब्र नहीं है, हफरा तफरी में अपने डिसीजन लेते हो। तो कामयाबी तो वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र मांगता है और सब्र जो है वो आप लोगों को एक अच्छा लीडर बनाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी इंसान है ना एक अच्छा लीडर है, कितनी भी समस्या क्यों ना हो जाए, उसका दिमाग, उसका चेहरा, एक्सप्रेशन आप लोगों को शांत नजर आएगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखो, कैप्टन कूल क्यों बोलते हैं उस बंदे को। कभी भी किसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैच हार जाए चाहे जीत जाए, उसकी रिएक्शन सिमिलर टाइप की रहती है, क्योंकि उसको पता है ये एक फेज है। और वो सुना होगा आप लोगों ने अकबर बीरबल वाली कहानी में कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो गुजर जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी जिंदगी में। आज का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या हो गया यार, कल टाइम पे करेंगे सारी काम, कल फिर से अपना चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जिस दिन से आप लोगों ने टेंडेंसी लेकर आए तब से आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा। आप लोग नहीं डालोगे तो कोई और डालेगा, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो सबसे पहले तो बताओ कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, जैसा भी रहा, अच्छा या बुरा, बताना जरूर। कितना प्रतिशत आप लोगों ने अचीव किया और आज के दिन को आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हो उसके बारे में भी आप लोग जरूर बताएगा। इसी के साथ में कोशिश करना रेगुलर अपने आप को टाइम पे लेकर आना। अगर टाइम पर नहीं आते हो लेकर तो फील करो कि क्यों नहीं आए, सॉरी फील करो उस चीज़ के लिए कि हाँ आज डिसाइड किया था टाइम पर ये काम नहीं किया है। फील करना चाहिए यार गलती की आप लोगों ने। अगर गलती नहीं की है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ठीक है चल रहा है, वो चेंज ही नहीं होगा फिर इस तरीके से। तो कोशिश करो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की, ठीक है दोस्तों। लेकर चलता हूँ आप लोगों को 100 साल पुराने एक ऐसे हिस्ट्री के इंसिडेंट में, एक ऐसे इवेंट में जो आज की डेट में फिर से न्यूज़ में देखने को मिलता है, जिसका नाम है वैकोम सत्याग्रह। वैकोम एक पर्टिकुलर एरिया है आज की डेट में हमारे केरला के अंदर में। तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट चला था जिसको आप लोग वैकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 30 मार्च 1924 को स्टार्ट होकर 23 नवंबर 1925 तक, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला ये सत्याग्रह, जिसने देश में अनटचेबिलिटी को उखाड़कर फेंकने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो इस सत्याग्रह के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। आखिर रीज़न क्या है, ये न्यूज़ में किस लिए है दोस्तों। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से एक मॉडर्न इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर लेकिन फिर भी हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाकर झांकोगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का।
उसके अंदर में एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद है जिसको अनुच्छेद नंबर 17 आप लोग बोलते हैं, और ये बात करता है अबोलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी, और किसी भी तरीके की हमारी भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, ये यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। तो ये जो सत्याग्रह है ये अब 100 साल पूरे करने जा रहा है, तो ये सत्याग्रह उसी चीज़ की याद दिलाता है। अभी 100वां साल यहाँ पर इसका स्टार्ट हो गया है, और उसका सेलिब्रेशन तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इसका शताब्दी ईयर जो है उसका उद्घाटन किया, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सत्याग्रह से बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर ये 100 साल पूरे कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा इवेंट इंसिडेंट जो कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिले उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। 100वां साल पूरा कर रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिलेगा जिन्होंने इस सत्याग्रह में जान फूंकी। तो बहुत सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जानने को मिलेगी। आज इसके बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये सत्याग्रह जो है गांधी जी के साथ भी कनेक्टेड था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने ही आप में। एक पूरे कहने के लिए तो केरला का था ये इवेंट, पर लेकिन पूरे देश की नज़र रही इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर। मैंने जैसे बताया कि ये जो स्टार्ट हुआ था ये 30 मार्च को 1924 में यहाँ पर ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। त्रिवनकोर आज की डेट में केरला के अंदर में पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, उस टेम्पल, उस मंदिर के अंदर में जो लोकल लोग थे उनको अलाउ करना बेसिकली नहीं अलाउ किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको लोअर कास्ट यानी कि नीची जाति का माना जाता था। ये तो छोड़ो, एंट्री टेम्पल में करना तो दूर की बात है, टेम्पल यानी कि मंदिर के आसपास की जो जमीन है उस पर जो रास्ते बने हुए थे उन रास्तों पर भी जाने के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाता था। यानी कि अपर कास्ट हिंदू सोसाइटी लोअर कास्ट हिंदू सोसाइटी को अलाउ नहीं करती थी, और अनटचेबिलिटी का ये यहाँ पर काफ़ी गहरा मुद्दा देखने को मिलता था। जो पर्टिकुलर टेम्पल था वो था शिवा टेम्पल, यानी कि शिव जी का टेम्पल था वहाँ पर वैकोम के अंदर में, जो कि आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोग उसको इस तरीके से देखते हैं कि पुराने टाइम पर ऐसा होता था, पर लेकिन सोच कर देखो उस टाइम की सोसाइटी कैसी होगी जहाँ पर इतने सारे प्रतिबंध लोगों के ऊपर हुआ करते थे। ये जो टेम्पल है इसके पास में एक बड़ी ही प्यारी सी लेक है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, वेम्बनाद लेक का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, केरला के अंदर में। ये सत्याग्रह और भी ज़्यादा न्यूज़ में आया उस टाइम पर जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा एंट्री की गई और बोले गए कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी को हटाना है, और कहीं ना कहीं टेम्पल के अंदर में उन लोगों की भी एंट्री करनी है जिसको एंट्री करने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये सत्याग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पर भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, सोचो गांधी जी कहाँ से कहाँ पहुँचे इस पर्टिकुलर सत्याग्रह के चलते ही, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारा आंदोलन चला, और आज भी ये 100 साल पूरे कर रहा है तो देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो श्री महादेश्वर जो मंदिर है उसमें एंट्री थी बिल्कुल मना, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। तो लोगों ने काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि यार इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा एक इंसिडेंट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, जैसे पहले पुराने टाइम पे राजा हुआ करते थे त्रिवनकोर के, बेसिकली कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यानी कि राजा रजवाड़ों की रियासत थी यहाँ पर ये, जिसमें काफ़ी सामंती सैन्यवादी या फिर रीति रिवाज के रूढ़ी रीति रिवाज फॉलो करने वाले काफ़ी सारे लोग यहाँ पाए जाते थे, जिसमें वो मंदिर पर अपना हक मानते थे, जबकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब लोगों के लिए इक्वल होता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं मानते थे। तो इसलिए यहाँ पर उनको जो लोअर कास्ट माना जाता है उनको अनुमति नहीं थी कि यहाँ पर एंट्री की जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि उस टाइम पर भी लोग समझ रहे थे कि ये गलत है। तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1923 में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई यहाँ पर कैकानाडा में, और उसमें यहाँ पर एक तरीके से जो प्रिजाइड की गई, तो उस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कांग्रेस का हर एक सेशन कोई ना कोई प्रिजाइड करता था, कोई ना कोई नेता हुआ करते थे। तो टी.के. माधवन साहब जो हैं वो वहाँ पर नेता थे, और उन्होंने बात की दलित जातियों के लिए जो भेदभाव चल रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई उस टाइम पर, और उस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर देखने को मिला कि यार ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सही नहीं चल रही हैं। तो उसके चलते उनके द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पर इन चीज़ों को हटाने की, सोसाइटी में से दूर करने की मांग की गई, और यहाँ पर केरला पर्यटनम के नाम से आप लोग बोल सकते हैं, उस टाइम की बात करूं, देखो 100 साल पुरानी। ठीक है, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जिसको केरला पर्यटनम बोला गया, और उसके चलते हिंदू जो है चाहे वो किसी भी कास्ट के हों
उनको एंट्री दी जाएगी टेंपल के अंदर में। यहाँ से जो कास्ट का भेदभाव जो है वो दूर किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात थी उस टाइम पर। आज के डेट में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ठीक है यार ऐसा हो गया होगा, पर लेकिन सोचो उस टाइम पर जब ये प्रोग्राम चलाया गया होगा, जो सोसाइटी में लोग इस चीज को फॉलो करते थे उनको कितना ज्यादा एक तरीके से यानी आहत होता होगा, जिनको एंट्री नहीं करने दी जा रही है और जिन्होंने ये रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, जब उनके रूल और रेगुलेशन टूटे होंगे तो उनको भी एक तरीके से कितना आहत हुआ होगा। मतलब दोनों तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिनका नाम है प्रियार ई रामास्वामी। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनके द्वारा बड़ी ही खतरनाक सी बात बोली गई, आज की डेट में सुनने में थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है कि कुछ को अटपटी लगे। इनके द्वारा बोला गया कि इफ गॉड इज नोट इस, ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलूंगा, इफ गॉड इज द रूट कॉज ऑफ ओवर डिग्रेडेशन, यानी कि अगर भगवान हमारे डिग्रेडेशन यानी कि हमारी जो जिंदगी है उसको डिग्रेड करने का काम कर रहे हैं, अगर हम लोग भगवान को मान मानकर, तो डिस्ट्रॉय द गॉड, यानी कि उस भगवान को भी डिस्ट्रॉय कर दो। इफ इट इज रिलीजन डिस्ट्रॉय इट, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं ना कि जिंदगी में अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप लोग चले गए हैं जिससे आप लोग की लाइफ जो है वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो गई है, तो उस रिलेशनशिप में 1 मिनट के अंदर अंदर उससे आप लोगों को बाहर निकल जाना है। तो ये बात यहां पर इनके द्वारा बोली गई थी कि अगर वो भगवान भी है जो आप लोगों की लाइफ को डिग्रेड कर रहा है तो उस भगवान को भी डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर कोई रिलीजन है जो आप लोगों की लाइफ को आगे नहीं ले जा रहा है और पीछे धकेल रहा है तो उस रिलीजन उस धर्म को भी आप लोग जो है उखाड़ कर फेंक दो। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया, जिसके चलते यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो कास्ट सिस्टम था उसको उखाड़ कर फेंकने की बात इनके द्वारा की गई। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो कास्ट सिस्टम था तो उसको एक तरीके से उखाड़ कर फेंकने वाले लोगों में इनका नाम आप लोग काफी एक रेस्पेक्ट के साथ में ले जाता है कि आखिर सोसाइटी में कास्टिज्म है ही क्यों, क्योंकि हर एक इंसान जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं एक ही पैटर्न से पैदा होता है, एक ही पैटर्न से आता है, एक ही पैटर्न से जाता है, पर लेकिन हम लोग यहाँ पर डिवीजन करके रखते हैं कि अच्छा हम जो है अपर कास्ट है, ये जो है लोअर कास्ट है, और इसको इस तरीके से, तो वो सारी की सारी फालतू की जो चीजें सोसाइटी में है वो सोसाइटी को डिवाइड करके रखती है, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाकर हमारे ऊपर रूल किया था, इसी को यूज कर कर कर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि आप लोग अगर देखते हो जब भी कोई सत्याग्रह होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो कोई एक रीजन नहीं था कि हाँ जिस तरीके से 1857 की क्रांति जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कोई एक रीजन नहीं था वो पूरी क्रांति होने का। इसी तरीके से यहां पर भी कोई एक रीजन नहीं था। क्रिश्चियन मिशनरी जो कि यहां पर उस टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहां पर उनको सपोर्ट किया जा रहा था, और बहुत सारी ऐसी लोअर कास्ट के लोग थे हमारे देश के अंदर में, उनको वो क्या कर रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। बेसिकली रिलीजन के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अंग्रेज ये बोला करते थे हमारे देश के वासियों को कि हम लोग सुपीरियर हैं, तुम लोग जो हो बहुत ही एक तरीके से लोअर ग्रेड के लोग हो, और भगवान ने हमको, ऊपर वाले ने हमको भेजा है तुम लोगों को अच्छा इंसान बनाने के लिए। ऐसी ऐसी बातें बोला करते थे। वो तो भला हो यहाँ पर जब खुदाई हुई और इंडस वैली सिविलाइजेशन चीजें यहाँ पर हड़प्पा, ये सारी ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आई, जब बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में पता चला तब जाकर अंग्रेज जो हैं वो थोड़ा सा ठिकाने लगना स्टार्ट हुए। वरना उससे पहले बोलते थे कि भाई साहब हम ही हैं जो कुछ हैं, तुमको हम ही सुधारने आए हैं, तुमको हम ही जिंदगी संवारने आए हैं। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर उनके द्वारा बोली जाती थी हमारे लोगों का माइंड जो वाश करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट मेन रीजन तो ये था कि बहुत सारे जो लोग थे उनको रिलीजन कन्वर्ट कराया जा रहा था। इसी के साथ में जो महाराजा थे जिनका नाम था यहाँ पर अलियम थ्रुनल, उनके द्वारा कई सारे ऐसे प्रोडक्टिव काम चलाए गए जिससे सोसाइटी का वेलफेयर किया जा सके। पर लेकिन आप लोगों को पता होगा जब जब सोसाइटी में वेलफेयर करते हैं तो पुराना जो रूढ़िवादी सिस्टम है उसको साइड में उठाकर रखना पड़ता है, कुछ प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करना पड़ता है। तो इसके चलते कई बार सोसाइटी के लोग उससे भी ऑफेंडेड हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी जो जिंदगी चल रही है मस्त तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा भी सिस्टम आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जिंदगी में हम लोग एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आप लोग मॉर्निंग में जो हो डेली 6 बजे उठ रहे हो और मैं बोलूँ 4 बजे उठ जाओ, तो आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा शरीर जो है वो आपको मना करेगा। उसके साथ में लड़कर आप लोगों को उठना है तो वो एक तरीके से समझ सकते हैं कि रिबेल हो जाना। तो ऐसे ही पुराना सिस्टम फॉलो किया जा रहा है कई सौ सालों से देश के अंदर में। उसको अगर तोड़ना है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उन सब चीजों पर फोकस करना है, तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसको अपोज करेंगे। तो पहला तो मिशनरी थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, खतरनाक चीज थी। दूसरे नंबर की ये चीज थी कि जो राजा थे वहां पर वो रिफॉर्म लेकर आ रहे थे,
और इसी के साथ में जो तीसरी, आज की डेट में तो हम लोग को ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि हमारा देश जो है वो एक कैपिटलिस्ट देश है। उस टाइम पर जब यहाँ पर ये कैपिटलिस्ट लोग यहाँ पर घुस रहे थे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर उस समाज के अंदर निकल कर आ रही थी। इनके जो कैपिटलिज्म को लेकर जो रिफॉर्म लाए जा रहे थे, एक नया सोसाइटी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, उसके चलते भी काफ़ी सारी दिक्कतें उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ से क्या आप लोगों को जानने को मिलता है, यहाँ से सीधी सीधी ये बात आप लोगों को जानने को मिलती है कि जब एक पैटर्न में चीज़ें चलती रहती हैं तो लोग अक्सर जो है उस रिफॉर्म को अगेंस्ट में आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें नजर आई। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, पर लेकिन जब यहाँ पर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनका नाम यहाँ पर आप लोग पेरियार ईवी बेसिकली रामास्वामी आप लोग बोल सकते हैं। इनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया और पूरा परिवार जो था इनका इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर बेसिकली उतर पड़ा ग्राउंड लेवल पर। इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था यहाँ पर नगमा, जिनका नाम था यहाँ पर नगमई, और इनकी जो बहन थी जिनका नाम था यहाँ पर कन्नमल, ठीक है। तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खासकर जो महिलाएं थी उनको इन्होंने बहुत ही गाइड किया कि कैसे यहाँ पर चीज़ों को सुधारना है। तो यहाँ पर वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनका रोल काफ़ी बड़ा रहा। और उसी आप लोगों को देखने को मिलेगा सत्याग्रह ने इतना बड़ा रोल एक तरीके से निभाया यहाँ पर कि इवन महात्मा गांधी जी के द्वारा भी यहाँ पर एंट्री की गई सत्याग्रह में 1925 में, जो कि वैकोम में यहाँ पर वो आए। और जब जाकर यहाँ पर ये जो सत्याग्रह है, मैंने बोला ना 1 साल से भी ज़्यादा चला। सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ था तो 30 मार्च 1924 में स्टार्ट हुआ था और 23 नवंबर तक लगभग यहाँ पर चीज़ें चली, मतलब नवंबर भी लगभग पूरा हो गया, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो फिर महात्मा गांधी जी और इसी के साथ में WH पिट्स जो कि पुलिस कमिश्नर थे, उनके बीच में यहाँ पर कुछ समझौता हुआ और उसके चलते यहाँ पर फिर चीज़ें हुई कि ऑफिशियली यहाँ पर चीज़ों को विड्रॉ किया जाए और कंसल्ट किया जाए कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर नॉर्मल करके चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि यार एक पुरानी चीज जब चली हुई आती होती है ना, उसको छेड़ना, उसको टच करना, उसको उखाड़ना, ये बहुत ही तकड़ी चीज है। इवन मैं आप लोगों को इस छोटी सी उदाहरण देकर समझाऊं, आज की डेट में अगर आप लोग एक किसी पर्टिकुलर गांव से आते हैं निकलकर, ठीक है, और उस गांव के अंदर में जो लड़कियां हैं वो सर पर चुन्नी रखती हैं, वो उसको नहीं उतारती हैं और बिल्कुल एक तरीके से गांव में नहीं, एक तरीके से जो पैटर्न फॉलो होता है उसको फॉलो करते हैं। और सोचो कि आप लोगों की सिस्टर है, वो बाहर रहती थी स्टार्टिंग से ही, वो गाँव में रहती नहीं थी, वो बाहर से पढ़कर आई, गांव में आने के बाद में उसने क्या किया, वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। या फिर आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ जो है थोड़ी मॉडर्न आ गई, पढ़ी लिखी वाइफ आ गई और वो गांव में वहां पर सर पे चुन्नी नहीं रख रही है या फिर उस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो पूरे गांव में उसके बारे में बात होने लग जाती है कि हाँ यार ये इसकी फलाने ढिमकाने की बहू है, वो ना बिल्कुल सर पे चुन्नी तक नहीं रखती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नॉर्मली अपने आसपास भी नोटिस की होगी। तो सोचो कि आज के डेट में भी ऐसी ऐसी बातें होने लगती, तो पुराने टाइम पे किस तरीके से बातें यहाँ पर होती होंगी। तो ये काफी बड़ा एक तरीके से फैसला था अगर उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। टेम्पल के अंदर एंट्री जो था, इसके अंदर जब एंट्री के बारे में बात की तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें चलती रही कि हाँ इस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पर लेकिन आगे चलकर फिर यहाँ पर बात करें तो टेम्पल के अंदर एंट्री की बात की गई कि मंदिर के अंदर प्रवेश की उद्घोषणा जो की गई यहाँ पर 1936 में, ये हिस्टोरिकल प्रोक्लेमेशन था जो कि साइन किया गया महाराजा त्रावणकोर के द्वारा। और ओल्ड एज जो बैन था टेम्पल में एंट्री का, वो हटा दिया गया। यानी कि जो पुरानी चली हुई प्रैक्टिस थी कि मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, उसको हटाकर उसको उखाड़कर फेंक दिया गया। तो यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो पैटर्न चेंज कर दिया लोगों ने मिलकर, जो कि लग नहीं रहा था किसी को कि ये पैटर्न कभी चेंज होने वाला है। तो ये काफी बड़ा एक तरीके से इवेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सेलिब्रेशन का, कि सब लोग जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ में आ गए। इसी के साथ में 23 नवंबर 1925 में जब आप लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम गेट खोल दिए गए यहाँ पर, एक गेट को छोड़कर यहाँ पर। और 1928 में जो बैकवर्ड कास्ट थी उनको राइट हो गया कि वो उस पब्लिक रोड पर भी चल सकते हैं, जो मंदिर के आसपास बोला था ना मैंने कि रोड थी उस पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, इवन उस रोड पर भी जाने के लिए उनको एंट्री मिलना स्टार्ट हो गई। तो यानी कि सारे जो बैरियर थे वो हटना स्टार्ट हो गए। मूवमेंट ने इतना बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर, जो कि उस टाइम पर और आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं, तो उस चीज़ का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अंदर में जो इतना प्यारा संविधान लिखा गया ना यार, वो उसमें इतने सारे इंसिडेंट उन्होंने देखे, उनका एनालिसिस किया, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे इतने देश के अंदर में जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाए गए उनको देखा, कहाँ कहाँ पर अनटचेबिलिटी ये वाली ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ह्यूमन राइट के बारे में हमारे संविधान में बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आती है, तो हमारे देश की हिस्ट्री से निकल कर आती है। तो जो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार हमारे देश में है, वो एक नेक्स्ट लेवल के आप लोगों को देखने को मिलते हैं।
तो इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी स्ट्रगल फॉर द ह्यूमन राइट इन इंडिया वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि लोगों के अधिकारों के बारे में बात की जाए। 1924 में यहाँ से वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और इसी के साथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि एक टेस्टिंग थी यहाँ पर सत्याग्रह को कैसे चेक करना है कि सत्याग्रह काम करता है नहीं करता है। और इसी के साथ में इंस्टॉल किया गया रैशनैलिटी, यानी कि मास के द्वारा इकट्ठा होकर एक रैशनल चीज जो कि सही चीज थी, एक उचित चीज थी, एक तर्कसंगत चीज थी, उसके ऊपर सबने बोला कि मोहर लगाई कि हाँ यार ये चीज जरूर होनी चाहिए। तो ये था एक ऐसा एक इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैकोम सत्याग्रह। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वेम्बनाद लेक आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन वगैरह के बारे में भी अगर चीज़ें याद रहेंगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। इवन इससे रिलेटेड टॉपिक से देखिए, टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले आप लोग उसकी जानो कि करंट में क्यों है, उसके बाद में फिर टॉपिक के बारे में देखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, इसके बाद में फिर देखो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन भी बनाए गए हैं बड़े प्यारे प्यारे, उनको भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी अगर उस टॉपिक से आप लोग कर लो तो किसी को ये टॉपिक समझा सकते हो, इस लेवल पर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो बात क्या जी रही है, बात की जा रही है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वैकोम सत्याग्रह एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो सकता है। और इसी के साथ में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, वैकोम सत्याग्रह के बारे में बोला जा रहा है कि वैकोम सत्याग्रह वो 13 मार्च से स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 1924 से। सत्याग्रह मूवमेंट इन त्रवणकोर, आज की डेट में पार्ट जो है वो तमिलनाडु का है। अनटचेबिलिटी इन हिंदू के अंदर में देखने को मिल रही थी सोसाइटी में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, सत्याग्रह का जो एम था कि कैसे फ्रीडम प्रोवाइड करानी है यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में, और जो टेम्पल के पास में जो पब्लिक रोड थी उस पर किस तरीके से सबको अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी काफी बड़ा फोकस दिया गया। तो यहाँ पर एक टेम्पल था, उसका नाम भी याद रखते हैं, श्री महादेवर, ठीक है। तो श्री महादेवर मंदिर जो टेम्पल था वैकोम के अंदर में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट थी, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहाँ पर है, ये कंफ्यूजन में मत आ जाना। ये त्रवणकोर जो है वो तमिलनाडु के अंदर में नहीं है, दिखने में लगता है कि त्रवणकोर तमिलनाडु, ठीक है, पर लेकिन ये केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल में, काफ़ी तसल्ली में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। केरला को भी अगर आप लोग वैसे भी मैप में देखना चाहते हैं तो कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर, तमिलनाडु को कितनी स्टेट की बाउंड्री टच करती है, और इसी के साथ में जो पुदुचेरी है वो किस किस एरिया में आप लोगों को कनेक्ट होता हुआ नजर आता है, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में अगर बात करें, या फिर किसी और में भी पुदुचेरी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस किस स्टेट में पड़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देना है, ठीक है। और इसी के साथ में जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर, वो भी आप लोग याद रखिएगा, त्रवणकोर के अंदर में, जो यहाँ पर एक तरीके से मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। तो इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से एक तरीके से कौन सी मीटिंग थी यहाँ पर जब कांग्रेस की हुई थी यहाँ पर 1923 में, ठीक है। तो उसके चलते जो लीडर थे कायकानाडा में वो मीटिंग हुई थी बेसिकली, ठीक है, जो इसके चलते यहाँ पर बात की गई थी। उसी के अंदर में क्या स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर केरल, जो केरला के अंदर में केरल पर्यटनम करके यहाँ पर एक तरीके से एक सिस्टम चलाया गया, एक टेम्पल में कैसे एंट्री लोगों की करानी है। तो ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएंगे, तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक था, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, या फिर कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो तो उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है वो आप लोगों यहाँ पर कस्टमर टीम में जो हमारे मेंबर हैं वो आप लोगों को रिप्लाई करते हुए नजर आएंगे। हाँ, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ही एक तरीके से कि बिल्कुल रैंडमाइज चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर ये रहता है कि वो अपना काम करते रहते हैं, सब अच्छे से काम करते रहते हैं, पर हाँ कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि उन्हें मेरे तक पहुँचानी होती हैं, तो मेरे तक भी चीज़ें पहुँच जाती हैं कई। और हाँ, किसी को लगता है कि अगर मेरे तक चीज़ें नहीं पहुँच रही है, भी मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भेजा है लिखकर किसी भी तरीके से कोई क्वेरी वगैरह, अगर आप लोगों को लग रहा है कि उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, लगभग आप लोगों को नॉर्मली कई बार ना थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए, 24 घंटे तक अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है एटलीस्ट, ठीक है, तो फिर आप लोग मेरे को मेल करना, ठीक है। studyloverveer@gmail.com पर जाना तुरंत, क्योंकि हर एक चीज में एक बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो कहीं भी कोई ऐसी मनमानी नहीं होनी चाहिए ताकि चीजें ना मिले। अगर लग रहा है कि कुछ ऐसी दिक्कत है तो फिर मैं जो है टीम से बातें करूंगा, मैंने कहा क्यों रिप्लाई नहीं किया जा रहा है, क्या इशू है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत है, परेशानी है, तो ऐसा नहीं कि यहीं पर ही आके रुक जानी है। तो चीजों को अच्छे से बैलेंस बनाकर चलिए, तभी अच्छे से चीजों को एंजॉय भी कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो सोल्यूशन आराम से निकल सकता है। दूसरा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में आते हैं तो एक बार एटलीस्ट ये ऊपर कुछ चीजें पिन कर रखी हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना। यहाँ पर ये जो चीजें पिन कर रखी हैं, क्योंकि मेरे पास में आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर आकर कोई भी बदतमीजी काटेगा किसी भी तरीके की, वो कभी भी जिंदगी में फिर इस आंसर राइटिंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और ये लाइफ टाइम आंसर राइटिंग ग्रुप है,
लाइफ टाइम इन द सेंस यानी कि जब तक आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग बस एक छोटी सी पेमेंट कर 499 की आप लोग इसको जिंदगी भर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर एक इतना अच्छा माहौल मिलेगा जिसकी कुछ हद नहीं है, पर लेकिन अगर कोई बदतमीजी काटेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा और फिर कभी उसकी एंट्री भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। उसका सारा पेमेंट का सारा बेसिकली डिटेल पेमेंट रखने का छोटा सा मतलब यही है ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि कोई हरकतें कौन कौन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें आगे आने वाले देखने को मिलेगी, जिसमें अभी आप लोगों को पता है हिस्ट्री के भी क्वेश्चन इसके अंदर डाले जा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें, तो सारे टीचर जो हैं वो काम करना स्टार्ट करेंगे, पूरी टीम है इसके पीछे, एक इंसान का काम नहीं है। वरना जिस तरीके के लेवल के आंसर आप लोगों को दिए जा रहे हैं ना, ये एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कई सारे लोग लगे हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लोग पोस्ट कर रहे हैं। पैटर्न एक ही दिख रहा है आप लोगों को, एक अलग बात है, पर लेकिन यहाँ पर पूरा मतलब इसका वो है जो मैंने आप लोगों को समझाया कि एक स्टैंडर्ड राइटिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि एटलीस्ट आप लोग जब एक बार क्या किया करो, यहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया आप लोगों ने, फिर क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद में फिर शाम को आकर बस एक बार आप लोग अपना रिव्यू कर लो, अपना देख लो कि अपना डेमो आंसर के साथ मिलाकर, या फिर एक दो क्वेश्चन आप लोग अपना बेसिकली यहाँ पर देख लो। यानी कि इस ग्रुप में आप लोग को बैठकर अपना टाइम पास नहीं करना है, ये मेरा बेसिकली बोलने का पर्पज है। मतलब क्या इसका मतलब, आप लोग आए इस ग्रुप के अंदर में, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद में आप लोग चले गए, उसके बाद में फिर शाम को आ जाइए आप लोग यहाँ पर 5-6 बजे के बाद में, 5-6 बजे के बाद में आकर देख लो कि आप लोगों का आंसर किसी ने रिव्यू किया है या फिर नहीं किया है। डेमो आंसर आ चुके हैं, उसके साथ में अपना आंसर मैच कर लो, और एक थोड़ा सा एटलीस्ट इतना कर लो कि एक दो इंसान का आंसर आप लोग रिव्यू कर लो, तो आप लोग का भी कोई ना कोई रिव्यू जरूर कर देगा। अगर कोई रिव्यू नहीं कर रहा है तो डेमो आंसर ही है, तो उनसे आप लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, कोई भी माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आता है, तो अगर इसको ढंग से लेकर चलोगे तो ही आप लोग फायदा उठा पाओगे। और चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, अगर आप लोग इसको लेकर चलोगे, इवन आरबीआई की आप लोग बात कर लो, इवन जहां जहां पर भी आप लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं वहां पर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखने के लिए जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर भी ऐसे लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग फायदा उठा सकते हैं, पर लेकिन एक सलीके के साथ में, बदतमीजी नहीं करना। कोई लिख रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, और किसी के साथ में कुछ गलत काम मत करना, वरना फिर बता रहा हूं कि कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, अभी 4-5 लोगों को निकाला है, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, गिड़गिड़ा लेना, उसको रिटर्न नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ गंदगी हो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा बना देती है। तो ये बिल्कुल एक अच्छे से यहाँ पर काम को लेकर चलोगे और रेस्पेक्ट करोगे एक दूसरे की, तो ही वहां पर उसमें टिक पाओगे। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं कल को एक पेपर देने जाता हूँ और उस पेपर के अंदर में स्टैंड अप इंडिया एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले आता है, और मैं आकर चिल्लाने लगूं यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। क्यों यार, 7 साल पुरानी स्कीम पूछ ली भाई, 7 साल का करंट अफेयर कवर करके जाएंगे क्या, अब ये बता दो मुझे। तो ये होती है एक तरीके से ना समझी, ये होती है एक तरीके से चीज़ों को ना जानते हुए अपनी पढ़ाई करना। क्योंकि अगर ये ऐसी सी बातें आप लोग बोलोगे तो ये इस तरीके से तो कभी आप लोग एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाओगे। अभी ऐसा ही हुआ है कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया था ऐसे किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में था शायद, आई थिंक, या फिर मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे सेंड किया था। तो बोला सर ये तो स्कीम सर 6 साल पुरानी है सर, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यार ये 6 साल पुरानी का मतलब ये थोड़ी ना कि अभी न्यूज़ में ही नहीं आई है। अभी खुद देखो यहाँ पर ये स्कीम जो है ये 7 साल पुरानी है। तो कल को चल के स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से, तो आप लोग ये बोलोगे ये तो 7 साल पुरानी स्कीम है यार। आप लोग ये समझो ना कि उस स्कीम का यूटिलाइजेशन क्या है, आखिर वो स्कीम जो न्यूज़ में आई है तो क्यों न्यूज़ में आई है। नाम भी तो देखो स्कीम का कितना प्यारा है, स्टैंड अप इंडिया, यानी कि देश को खड़ा करने की बात की जा रही है। और देश खड़ा किसके बेस पर होगा, इसमें बताया गया है कि जब हमारे देश के अंदर में खासकर अगर बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, ऐसे कम्युनिटी जो कि हम लोग कई बार इनको पीछे छोड़ देते हैं, साथ में लेकर नहीं चलते हैं, ये इंपावर होंगी, इनके अंदर बूस्टअप आएगा, अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे और एक तरीके से बिजनेसमैन की प्रवृत्ति इनके अंदर जगेगी। आप लोग खुद सोचो, SC ST वुमेन आज की डेट में प्रॉपर जॉब अगर नहीं मिल पा रही है और ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दें और ये दूसरों को जॉब देना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझने की कोशिश करिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि मोर देन 40,700 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं, लगभग 1,80,630 अकाउंट में, ताकि स्टैंड अप स्कीम जो है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो #7 ईयर ऑफ स्टैंड अप स्कीम, अपने पैरों पर खड़े करने का मतलब है स्टैंड अप स्कीम, आप लोग ये बोलिए, ठीक है। तो एंडेवर एंड दो एक तरीके से प्रोस्पर की बात यहां पर की जा रही है।
तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर अभी इसके बारे में बात किया गया कि जो रोल है स्टैंड अप स्कीम का, खासकर SC ST कम्युनिटी और वुमेन एम्पावरमेंट में, वो बहुत बड़ा रहा और 7 साल उसने बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किए। तो ये स्कीम आप लोगों से कल को किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये स्कीम रिसेंटली न्यूज में आ गई है। तो आप लोग का धर्म बनता है, आप लोग का हक, आप लोग का एक तरीके से ड्यूटी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस स्कीम को आप लोग ढंग से तैयार करके जाएं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि करंट अफेयर जो होता है वो आप लोगों को बताता है क्या क्या पढ़ना है, स्कीम में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री की कोई न्यूज़ आ गई तो उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। जैसे वैक्कम सत्याग्रह जो है न्यूज़ में है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलता हूँ ताकि आप लोग जो है एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। सिंकागो आइलैंड जैसे बताया गया आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये लॉन्च की गई थी 2016 में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अक्सर बनता है कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और इनका बेसिक पर्पज क्या था कि ग्रास रूट लेवल पर इंपावर किया जा सके और जॉब क्रिएशन किया जा सके। तो इंपावरमेंट भी है, इकोनॉमिक इंपावरमेंट और जॉब क्रिएशन भी होगा यहाँ पर। और सबसे प्योर फोकस जो इस पर था वो किस पर था, जिसको हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर, यानी कि इनको बिजनेसमैन बनाना है। सोचो एक इंसान जो है एक स्टार्टअप खड़ा कर देता है, वो मेल है, पर लेकिन एक फीमेल अगर कोई स्टार्टअप खड़ा कर दे तो उसको लोग अलग तरीके देखते हैं कि यार औरत ने देख क्या कमाल कर दिया, ठीक है। पर लेकिन अगर मेल कर दे तो हाँ ठीक है यार, उनको तो काम ही है ये। तो इतना आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में इन चीज़ों को अभी थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा रहा है। बहुत सारी महिला अपने कामकाज कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, गाँव में भी इवन पता नहीं शायद पंजाब की थी एक महिला या फिर हरियाणा की थी, वो गांव में अपनी खुद का जो है एक तरीके से ना जो डेयरी चलाती हैं, ठीक है। और जो औरत जो है घर पे बैठी हुई थी, अब वो एक तरीके से ना अपने 2-4 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रही थी, वो आज की डेट में 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा रही है अपनी डेयरी चलाकर। और उसने 2-3 लोग भी रख रखे हैं साफ सफाई और वो चीज़ें करने के लिए। तो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर समझिए, सोचने भर का एक तरीके से आप लोगों का तरीका अगर चेंज हो जाए तो आप लोग उसी में से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक इंसान है, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट लगेगी, थोड़ा सा आप लोग चीज़ को समझ पाएंगे। एक कंपनी थी विदेश में, मान लीजिए यूके में ही मान लो, यूके जो दुनिया पर रूल कर रहा था, उसने दुनिया भर में अपने लोगों को भेजा और बोला जाओ घूम के आओ और हमको जूते बेचने हैं दुनिया भर में। तो देख कर आओ कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर किस तरीके से बेसिकली आप लोग अपना जूते का व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए यूके से चले वो लोग, यूके से चले तो वो पहुंच गए यहाँ पर, कहाँ पर, वो पहुंच गए साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में गए तो साउथ अफ्रीका में उनको देखने को मिला कि यहाँ तो बहुत सारे लोग जो है जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूते पहन रहे हैं। तो यार यहाँ पे तो जूतों का बहुत अच्छी मार्केट है, हम लोग आराम से जूते बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ लोग निकल कर आए, वो पहुंच गए कहाँ पर, वो पहुंच गए मान लीजिए सूडान के अंदर में। सूडान के अंदर में कोई भी जूते नहीं पहन रहे हैं, तो बोले कि यार यहाँ तो मार्केट ही नहीं है जूते, कोई भी जूते नहीं पहनते हैं यहाँ पर तो जूते हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे। अब सेम काम किया यूएसए की कंपनी ने, वो गई सर्वे करने के लिए, उन्होंने देखा यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जूते पहनने वाले इंसान कि हाँ यार जूते तो बेच तो रहे हैं, यहाँ पर लोग पहन भी रहे तो बेचे जा सकते हैं। फिर वही गए यहाँ पर, कहाँ पर, सूडान के अंदर में। सूडान के अंदर में जाकर उनकी आँख खुल गई, उन्होंने बोला वो तेरी की कोई भी जूता नहीं पहन रहे यहाँ पर भाई साहब, सबको जूता पहनाया जा सकता है। मतलब यूके की कंपनी ये कह रही है कि यहाँ पर तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, यहाँ पर तो किसी को जूता पहनाया नहीं जा सकता है, इनको तो पता ही नहीं है जूते पहनने का। दूसरा ये कह रही है यूएसए कंपनी की यार यहाँ पे तो कोई भी जूता नहीं पहनता है, सबको जूता पहनाया जा सकता है, कितनी बड़ी मार्केट है। तो ये होता है सोचने का तरीका। तो कंडीशन वही है सेम, एक के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, दूसरे के लिए वही चीज़ है रुकावट बन गई। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, रुकावट देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, भगवत गीता में हजारों साल पहले बोल दिया गया है। जिस चीज़ को जैसा आप लोग देखना चाहेंगे वो चीज़ आप लोगों को ऐसी ही दिखाई देगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे इंसानों को अक्सर अच्छे ही लोग मिलते हैं, तो वो एक तरीके से गलत बात नहीं है। दारू पीने वाले को दारू पीने वाला 1 मिनट में मिल जाता है, ठीक है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले को ढूंढ लेता है। इसी तरीके से एक कोई ऐसा मौज मस्ती वाला मौज मस्ती वाले को ढूंढ लेता है। अक्सर सुना होगा शादी में कोई कितना भी दूर से कहीं से क्यों ना आया हो, अक्सर गांव में जब बारात जाती है तो उनको ठेका बड़ी जल्दी मिल जाता है, ठेका ढूंढ लेंगे वो जाके कहीं पे भी होगा, ठीक है। तो वही बातें हैं यार, तो ये आप लोग समझ लीजिए। उदाहरण थोड़ा सा हो सकता है वैसा हो, इसको अदरवाइज मत लेना अगर कोई इन चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल है, भूल जाइए, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सिडबी और नाबार्ड हमारे 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि यहाँ पर इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि स्टैंड अप जो स्कीम के अंदर में अगर कोई कनेक्ट होता है तो आप लोगों को उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर जो SUCC बनाए गए यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोन अंडर स्कीम अवेलेबल ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ये काफ़ी बड़ी बात है।
इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, मैं बोलने लगूँ कि यार ये बिजनेस है और यहाँ पर हम जो हैं बेसिकली वुमेन है और हम लोग को ये बिजनेस आगे लेकर चलना है, तो हम लोग चले जाए सरकार के पास में और बोले कि यार हमको ये बिजनेस बढ़ाना है। सरकार बोलेगी ना ना मुन्ना ना, तुम ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस को तुम अपने हिसाब से लेकर चलो। पर लेकिन दूसरा वुमेन ग्रुप आया, उन्होंने बोला कि अभी आज ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो ये बोला कि ठीक, तुम सही आदमी हो, तुम्हारा बिजनेस हम लोग खड़ा करवाएंगे। तो ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि प्योरली कंप्लीटली सारी चीज़ें न्यूली स्टार्ट करना, कुछ भी पुराना ढांचा वाचा नहीं है, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, उसको क्रैच से स्टार्ट करने वाली बात भी आप लोग बोलते हैं। तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं। इसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड कैसे कराएंगे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो यहाँ पर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है आप लोगों को लोन मिलता है यहाँ पर नजर आएगा। ये एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर और 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि हर एरिया में एक बैंक ब्रांच को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का यहाँ पर जो है लोन जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। SC ST या फिर वुमेन जो है उसमें वहाँ पर आप लोगों को एक एटलीस्ट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये एक तरीके से एक आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे हर एक गांव को एक सांसद ने गोद ले लिया, ठीक है। तो सांसद ग्राम योजना के तहत में कि हम लोग इस गांव को जो है एम्पावर करेंगे। तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ लो, उसके बिजनेस को लोन दो और उसको सपोर्ट करो। ऐसे तो नहीं कि हर एक इंसान बिजनेस करने आएगा सबको सपोर्ट करेंगे, उसमें से 50 डूब जाएंगे तो बैंक जो है वो हाथ में कटोरा लेकर सड़कों पर घूमेगा बैंक, तो बैंक डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए लिमिटेड रखा है। पर लेकिन उनका आइडिया ढंग से चेक करो आप लोग की क्या आइडिया है, क्या वो उस तरीके से आइडिया सही लेके चल रहे हैं, तो फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो ये स्कीम थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर। ऐसा नहीं कि वो एक तरीके से अभी जो है एक तरीके से ना कई बार छोटे छोटे बच्चे कि हाँ हमको बिजनेस करना है, बिजनेस की मूवी नहीं थी, कौन सी मूवी थी, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बिजनेस करता है, कौन था आप लोगों को पता है कौन था? है बिजनेस कौन बोलते हैं अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह, ठीक है। तो बैंड बाजा बारात थी ना सर, है। तो कुछ काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें हैं आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बेसिक पर्पज क्या है यहाँ पर कि एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना 18 साल से जो ऊपर के हो चुके हैं। लोन अवेलेबल रहेगा ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्रीन फील्ड सिग्निफाई क्या करता है कि फर्स्ट टाइम वेंचर जो है बेनिफिशियरी है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस, एग्रीकल्चर कोई अलाइड सेक्टर है या किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, कोई इंडिविजुअल नहीं है तो 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए वो किसी SC और ST की होनी चाहिए, वुमेन की होनी चाहिए। इनके पूरा फोकस ये है कि किसी न किसी तरीके से जो वुमेन वगैरह जो है वो वहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। बोरोवर जो है शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट तो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, पर लेकिन आप लोग खुद सोचें यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें कि वो पर्टिकुलर जो उधार लेने चला गया है वो उस बैंक का कर्जदार है ऑलरेडी और कह रहा है कि मुझे लोन दे दो। बैंक कह रहा है कि पहले जब पुराना ले रखा है वो तो दे नहीं रहा, नया बिजनेस स्टार्ट करने आ गया तो बैंक जब भगा देगा उसको। तो इसलिए बोला है बोरोवर शुड नॉट बी इन ए डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और इंस्टीट्यूशन, यानी कि वहाँ पर वो एक तरीके से कर्जदार न हो पहले से ही, तो इसके ऐसे इंसान को लोन दिया जाएगा। चला बिजनेस चल रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है लूट लो योजना, तो लूट लो योजना नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्कीम मैंने तसल्ली में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी किसके लिए है, क्या पर्पज है। 7 साल पूरे हो गए हैं तो इसकी एक तरीके से क्यों गुणगान हो रहे हैं। तो एक स्कीम आप लोगों की पूरी कवर करा दी शानदार तरीके से। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा तो बताना। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखिए, टॉपिक पढ़ना अलग बात होती है, जब उस टॉपिक को क्वेश्चन के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो वो चीज़ें लंबे समय तक आप लोगों को याद रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ने के बाद में क्वेश्चन के थ्रू एक बार रिविजन आप लोगों को हो जाता है तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो स्टैंड अप स्कीम इंडिया के अंदर में बात की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट अगर यहाँ पर बोला जाए वो करेक्ट है। तो स्कीम जो है वो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आती है। दूसरा बोला गया स्कीम जो है लॉन्च की गई एनकरेज करने के लिए जो यहाँ पर SC ST एंड जो यहाँ पर SC ST एंटरप्रेन्योर ओनली। नेक्स्ट बोला गया कि लोन दिया जाता है स्कीम के लिए आर अवेलेबल ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। तो सही आंसर आप लोगों के सामने क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है आंसर क्या है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। वैसे इसमें जो है करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में इनकरेक्ट वाला वर्ड जो है वो छूट गया है यहाँ पर। और जब इनकरेक्ट पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये स्किल डेवलपमेंट की जो है ये स्कीम नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था अभी किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पर।
दूसरे में बोला गया कि SC ST एंटरप्रेन्योर ओनली, तो वुमेन कहाँ पर रह गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। वैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है ओनली, ये ओनली सही है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकरेक्ट जब बोलेंगे तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जब आप लोग PPT डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा, तो कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। देखो फायदा क्या होता है, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ थोड़ा सा। जब आप लोग यहाँ पर इसको लेकर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को फायदा यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने बेसिकली करेक्ट था या फिर इनकरेक्ट था। जब प्रैक्टिस करते हो ना, उसका सबसे प्यारा फायदा यार यही होता है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो यहीं पर ही आप लोग के क्वेश्चन जो है वो सही और गलत हो जाते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप लोग बैठते हो ना, तो वहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं गलत होते। तो यानी कि वही कहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस में इंसान को खून बहा लेना चाहिए, ताकि जब यहाँ पर एग्जैक्ट लड़ाई में जाकर बैठे तो वहाँ पर उसका खून ना बहे। नहीं, प्रैक्टिस में पसीना बहा लेना चाहिए, ताकि मैदानी जंग में जो है उसका खून ना बहे। तो ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। तो पूरा का पूरा स्कीम आप लोगों का तैयार हो गया। स्कीम का पर्पज क्या है, क्यों तैयार किया गया, ये सारी बातें हैं। अब माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हर एक चीज़ माइंड में क्लियर रख के चलिए, ताकि कोई डाउट ना हो, उसको दूर किया जा सके। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है आर्टिकल, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा एक सॉन्ग है यार, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दू लगे उस जैसा रे, पानी रे पानी। किस किसी ने सुना है ये सॉन्ग? बड़ा ही प्यारा सॉन्ग लगता है मुझे। और पर्टिकुलर बात करें तो इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो जैसे समाज में जाए ना, वैसा ही वहीं का ही बन जाए एकदम। इनके शहर में जा रहा है तो शहर जैसा रहन सहन खान पान, गाँव में जाए तो गाँव जैसा रहन सहन खान पान। वो होता है रियलिटी में एक सही इंसान, जो कि चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना जानता है। ये पर्टिकुलर बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पानी आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का भी। अच्छा, जाकर सर्च करिएगा हमारे शरीर के अंदर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। अगर बात करें कितना बॉडी में पार्ट अगर पानी का है, तो ये आप लोग एक बार जाकर देखिएगा। यानी कि नॉर्मल इंसान की बॉडी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरीके से। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो पानी जो है आज के डेट में कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये बोल सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, वो पानी के ऊपर हो सकता है। ऐसी ऐसी भी बातें बोली गई हैं। और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जब आप लोग जाओगे तो इसमें टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये दुनिया को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में बात करते हैं। और 2030 तक इसका टारगेट है कि दुनिया में से भुखमरी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, पढ़ाई लोगों तक पहुंचानी है, एक तरीके से अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। तो इसमें एक पर्टिकुलर गोल पूरा पानी के ऊपर है। अगर देखा जाए तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनके पानी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा छठा गोल भी। और ऐसा नहीं कि पानी के बारे में यही है, लाइफ बिलो वाटर आर्टिकल अगर बात करें 14, यानी कि 14 जो गोल है यहाँ पर, ये भी इसका पानी के बारे में बात करता है। तो पानी को बहुत ही इंपॉर्टेंस इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी यहाँ पर दी जाती है। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें बात की जाती है पानी को लेकर। इसको बोला गया है UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर हुई, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यार, यहाँ पर जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो यहाँ पर इस तरीके की पहली बार कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो UN की ये फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस थी इन 46 ईयर, यानी कि पिछले 40 सालों में पहली कॉन्फ्रेंस थी, जो कि अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिले। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इनका टारगेट ये कि पानी को कैसे लेकर चलना है हम लोगों को, मतलब पानी जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कैसे हम लोगों को हैंडल करना है। पानी आज के डेट में आप लोगों को हर जगह देखने को मिलता है, पर लेकिन रियलिटी में पानी, फिर भी इंसान जो है पानी के लिए रोते रहते हैं कि रियलिटी में यार पानी नहीं है। तो इसके चलते दुनिया भर के लोग जो हैं पानी को लेकर लड़ते हुए भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ सके। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हुई है यहाँ पर, इससे पहले इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जब यहाँ पर बातें की गई थी तो मार दे प्लाटा बोलेंगे इसके, पाल्टा नहीं प्लाटा। ये कहाँ पर है मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ, तब आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ अर्जेंटीना के अंदर में, साउथ अमेरिका के अंदर में एक लोकेशन है यहाँ पर, ये है बेसिकली मार दे प्लाटा। तो मार दे प्लाटा या खाले पराठा कैसे याद रख लेना। यहाँ पर UN 2023 जो कॉन्फ्रेंस अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग यहाँ से की गई थी अर्जेंटीना के अंदर से, पर लेकिन पिछले 40-47 सालों में अब पहली बार यहाँ पर ये हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पर बढ़ जाती है कि इतने लंबे समय बाद फिर से याद आ गई। कैसे याद आ गई भैया, कहाँ खो गए थे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है ओवर वाटर शेड मूवमेंट,
यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, यानी कि आज की डेट में जो वाटर शेड मूवमेंट है ये दुनिया को फिर से एकजुट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले टाइम में कि पानी के ऊपर जी जो आप लोगों को युद्ध होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि वैसे हमारी जो प्यारी पृथ्वी है ना, उसके बहुत बड़े भाग पर आप लोगों को पानी देखने को मिलता है, पर लेकिन वही है कि हर जगह पानी है पर लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। सबसे बड़ी सिचुएशन यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। तो इसलिए देश के जो अमीर देश है ना, देश के जो अमीर बेसिकली दुनिया के जो अमीर देश हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, तो यहाँ पर वो निकलकर सामने आया, उसने तजाकिस्तान और नीदरलैंड के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट किया। ठीक है, और इसी के साथ में अब की बार जो वोटर डे सेलिब्रेट किया गया, किस डेट में था आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन बताता है। वोटर डे किस डेट में सेलिब्रेट किया गया, जो मैंने डिस्कस भी किया था, और उसमें बात की गई थी थीम की भी, वो थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। तो ये भी जरूरी है, जब तक हम लोग एक तरीके से सही तरीके से चेंज नहीं लेकर चलेंगे। एक्सेलरेट करना मतलब त्वरित उत्पन्न करते हैं, तो त्वरित चेंज, इसको परिवर्तन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इतने लंबे समय बाद फिर से यहां पर जब मीटिंग हुई तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई। इंपॉर्टेंट बात यार यहां पर यह है कि जब वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी मार दे पाल्टा, ठीक है, प्लाटा पाटा, तो यहां पर उस टाइम पर फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार किया गया था कि सब लोगों को मिलकर आना है और सबका अधिकार है कि यार पानी कम से कम सबको मिलना चाहिए। ठीक है, पानी कम से कम सबका अधिकार है। नहीं कहते कि रोटी कपड़ा और मकान आप लोगों ने सुना होगा, पर बिना पानी के वो बेसिकली अधूरा रह जाता है। तो बात की जा रही है कि एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर यहां पर इन द क्वांटिटी सबको कम से कम इतना मिलना चाहिए कि कम से कम इंसान जो है एंजॉय कर सके, और क्वालिटी भी यहां पर मिलनी चाहिए उसकी। तो बेसिक नीड है ये इंसान की, इंसान जिंदा नहीं रहेगा इसके ऊपर। तो इसके चलते जरूरी है कि फंडिंग भी की जाए, कहीं ना कहीं लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पानी प्रोवाइड कराया जाए, और साफ सफाई भी देखने को मिले। ऐसा नहीं कि पानी तो है उसमें से बदबू आ रही है। जैसा मैं आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था तो यहाँ पर अंकल थे हमारे जो बेसिकली लैंडलॉर्ड थे। मैंने पूछा अंकल जी पानी कैसा आता है, कह रहा बेटा बड़ा अच्छा पानी आता है, यमुना का पानी आता है बिल्कुल। मैंने बोला तो उन्होंने गंगा जी का था। मैंने बोला अंकल जी पहले तो ये देख लो, यमुना नहीं, गंगा जी नहीं यमुना है वो, और फिर उसका पानी देखो दिल्ली में कैसा होता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जरूरी है उसके ऊपर फोकस देना। पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो ड्रिंकिंग एक तरीके से पीने लायक पानी मिले, तो ये भी एक नहीं कहते हैं कि आज की डेट में अक्सर जो लोग हैं घर भी ऐसी जगह बनाते हैं कि क्या पीने वाला पानी ठीक मिल जाता है वहाँ पर। तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है, वरना पहले ये सारी सिचुएशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलती थी। आज के टाइम पोल्यूशन इतना देखने को मिलता है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप लोग चले जाओ, पानी को लेकर जमीन के अंदर पानी पोल्यूटेड हो रहा है, इवन समुद्र के अंदर पोल्यूटेड हो रहा है, इवन बर्फ जो है वहाँ पर पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जरूरी है कि इनके ऊपर हम लोगों को काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें सुधारी जा सकें। आज की डेट में कोई चीज़ अगर सुधारनी है तो उसके लिए सबसे बेसिक सी चीज़ क्या है कि उसके बारे में पहले तो जानो कि इशू क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग समझोगे, आज की डेट में इशू विद दीज कमिटमेंट, जैसे कि यहाँ पर जो कई सारे ऐसे हैं कि हम लोग को क्या करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, डेटा का इस्तेमाल करना है कि हाँ इतनी जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, जैसे मुझे कुछ पता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कुछ पता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तो इससे क्या होगा, सबकी नॉलेज बढ़ती है। पर लेकिन मेरी नॉलेज मैं अपने पास लिए बैठा रहूँ, आप लोग कुछ बताओ ही ना, तो फिर मेरा यहाँ पर आकर बैठना ही बेकार है। तो इसका मतलब नॉलेज शेयरिंग जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। यहाँ पर अगर एक हाथ से काम होता है तो दो हाथ अगर मिल जा रहे हैं, तीन हाथ अगर मिल जा रहे हैं, चार हाथ मिल जा रहे हैं। इसीलिए सोचो जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ पर एक स्किल्ड लेबर फोर्स हो, तो वो देश कभी भी पॉपुलेशन को ये नहीं बोलेगा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये देखो काम करने वाले हाथ कितने हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे पीछे चीज़ें चलती रहेंगी जब तक सही नहीं आएंगी, जब तक कि इंसेंटिव्स नहीं दिया जाए, यानी कि कुछ सपोर्ट ना गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाए। तो गवर्नमेंट एक सपोर्टर के रोल में जब तक यहाँ पर नहीं आएगी तब तक चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ओके, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर क्यों लोग अभी जाना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो है बहुत सारी छूट दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में रहता है कि लोगों को कैसे उस डायरेक्शन में लेकर चलना है। ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगता है कि यहाँ चेंज हो रही है, हवा कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, पर लेकिन जो भी कमिटमेंट किए जाते हैं ना, जैसे आप लोगों को मैं बोलूँ सुबह मॉर्निंग में टाइम पर उठना है यार। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना है, कम से कम डेली आप लोगों को 40 से 50 MCQ लगाने हैं। तो ये बातें बोलना कि हाँ ठीक है सर कर लेंगे, आपने बोल दिया, पर लेकिन कितने आकर यहाँ पर इसको कर रहे हैं। ठीक है, इवन आप लोग ये देखो कमिटमेंट की अगर बात करूँ, इवन जैसे कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो वीडियो को जब बात करें लाइक करने में तो 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ठीक है, अगर वीडियो 70-80 हज़ार लोग देख रहे हैं और लाइक कितने कर रहे हैं उसको 3-4 हज़ार लोग, 5 हज़ार लोग, 6 हज़ार लोग मुश्किल से,
तो छोटी छोटी चीज़ें भी लोग जो है उसको भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसका भी कमिटमेंट नहीं फॉलो कर पाते हैं। जब उनको टाइम टेबल फॉलो करने की बात करो तो वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है यार। छोटी छोटी चीज़ों पे जब कमिटमेंट नहीं फॉलो करोगे, मॉर्निंग में टाइम पर उठना है वहीं आप लोग नहीं करोगे काम, इसी के साथ में एक्सरसाइज करनी है नहीं किया, तो फिर आप लोग अपनी खुद की नज़रों में ही आप लोग अपने आप को नहीं उठा पाते हो। तो जब तक चीज़ें बाइंडिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। तो नॉन बाइंडिंग आओ, चाय समोसा पी के जाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मैक्सिमम यूएन की जितनी भी समिट होती हैं, बाइंडिंग नहीं रहती चीजें, ठीक है। वोटर एक्शन एजेंडा जो है डिड नॉट इंक्लूड द लोकल कम्युनिटी, मतलब जंगल को आप लोगों को साफ स्वस्थ बनाना है, जंगल को हष्टपुष्ट बनाना है और जंगल के लोगों को, आदिवासी को बाहर निकाल के फेंकना है। वो पूजा करते हैं यार उस जंगल की। अवतार मूवी देखिए आप लोगों ने, लोग जो है कैसे मानते हैं। हमारे देश के अंदर भी पेड़ों की पूजा की जाती है अलग अलग त्योहार के ओकेजन पर, और उन्हीं को हम पार्ट नहीं बना रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि उनके बिना हम लोग ये चीजें कर पाएंगे? तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बार तरीके से फेल हो जाती है, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड वायलेंस थ्रेट वगैरह देखने को मिलती है कम्युनिटी को, जो कि वहाँ पर रहती है उसके अंदर में कम्युनिटी, उसको प्रोटेक्ट करने वाली कम्युनिटी। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है कि जो उस नींव से जुड़े हुए हैं, जो उस जड़ से जुड़े हुए हैं, हम लोग उसको ही साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जल स्रोत को बचाने की कोशिश करने वाले समुदाय के ऊपर हिंसा देखने को मिलने लगती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा अवतार मूवी में क्या था, जंगल को बचा रहे थे वहाँ पर दूसरी जो पार्टी थी उनको तो वहाँ पर अपना माल पानी निकालना था, तो इसलिए उन्होंने खूब गोले बारे बरसाए उनके ऊपर। ऐसे ही आप लोग बात करते हैं जब लकड़ी की बात करते हैं, फॉरेस्ट में से, जंगल के से लकड़ी को काटने की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, अभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जंगल में आग लग गई, पर लेकिन जंगल में कई बार आग लगाई जाती है। जैसे ब्राज़ील के अंदर में जंगल में आग लग रही बहुत जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जंगल खत्म हो, यहाँ पर वो खेती बाड़ी करें, फैक्ट्री लगाएं। ऐसी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खुलकर बातें नहीं करते, पर लेकिन ये हैं तो हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों ने बीड़ी सिगरेट पीकर वहां पर फेंक दी, जंगल के अंदर में आग लग गई, अगले दिन लकड़ी साफ है वहां से, समझ रहे हैं आप लोग, लकड़ियां काट कर ले गए। तो यार आधी हरकतें तो होती हैं नेचुरली, पर आधी हरकतें हम भी करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव है पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, जैसे स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जल जीवन मिशन जिसने इसके अंदर में जान डाली, जल क्रांति अभियान लोगों को कनेक्ट करने वाला, नेशनल वाटर मिशन लाया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर निकाला, जिसमें बोला कि कितने सारे लोग हमारे देश में आने वाले टाइम में पानी की वजह से यहाँ पर दिक्कत में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली एक स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गई। तो ये वो सारे प्रोग्राम हैं, वो सारे इनिशिएटिव हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना है। ये वो सारे इनिशिएटिव है जो कि जरूरी हैं आज के दिन में समाज में। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इवन यूएन के जब वाटर हम लोग एजेंडा के बारे में बात करते हैं, तो नो सिंगल यूनाइटेड नेशन एजेंसी फाउंड द प्रोग्राम डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द वाटर इशू, यानी कि उसके अंदर में और दुनिया भर के चीजें लाकर जोड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहले बोलना कि शादी करनी है, बस लड़की चाहिए जी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जी हाँ लड़की तो चाहिए, पर लेकिन हाँ आपकी लड़की को टीवी भी पसंद होगा देखना, तो एक अच्छा सा ना एक एलसीडी या एलईडी वगैरह कुछ लेकर आ जाए तो मजा आ जाए, होम थिएटर आ जाए तो आज के टाइम मजा आ जाए, आपकी लड़की आपसे मिलने भी आया करेगी, जी हाँ। तो एक कोई गाड़ी हो जाए ठीक सी, चलो ठीक है, मतलब अच्छी सी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी के लिए जी, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। तो यानी कि जिस मुद्दे का बात थी वो मुद्दा फिर साइड में हट जाता है, फिर किसी और मुद्दे के ऊपर बात चलने लगती है। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस मुद्दे के लिए चलें, यानी कि एक एग्जाम के बारे में तैयारी करनी है, पर लेकिन हर एक पेपर दिया जा रहा है, पेपर दे लो, देखकर देख लो, पर ये थोड़ा ना कि आप लोग सबकी तैयारी करोगे। आप लोगों को सब्जेक्ट तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री तैयार हो गया, ज्योग्राफी तैयार हो गया, पॉलिटी तैयार हो गया, करंट आप लोगों का तैयार हो गया, अब एग्जाम कोई भी दे लो यार जाकर। तो अपने सब्जेक्ट को बेस कर को तैयार करो, ना कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि यार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की तैयारी करो। पहले बैठ के कम से कम 6-7 महीने अपना बेस बना लो चीजों को लेकर, एग्जाम फिर निकलने स्टार्ट होंगे। और आप लोगों ने देखा होगा जिस इंसान के एग्जाम निकलने स्टार्ट होते हैं ना, उसके भाई साहब कई एग्जाम निकलते हैं फिर आगे चलकर। वो क्यों होता है? क्योंकि बेस बना लिया बंदे ने एक बार। तो वो काम आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। यूएन की जब वोटर हम बात करते हैं, यूएन वोटर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर में जो मेंबर हैं, एक तरीके से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के साथ में जो वोटर या इससे रिलेटेड इशू के ऊपर बात की जाती है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। यूएन वोटर के बारे में जब बात करते हैं तो इंश्योर करता है कि मेंबर और जो पार्टनर है वो डिलीवर करे जो रेस्पॉन्स जो उनको काम दिया गया है, ताकि वोटर रिलेटेड जो चैलेंज है जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, ठीक है। यूएन वोटर की 3 लाइन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सॉरी।
सबसे पहले बोला गया है कि सबसे पहले बोला गया इन्फॉर्मिंग पॉलिसी प्रोसेस, यानी कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, और एड्रेस करना इमर्जिंग इशू, यानी कि काम तो करना स्टार्ट कर दिया पर लेकिन क्या कोई इशू आना स्टार्ट हो गया है, ये मॉनिटर करना, चीज़ों को रिपोर्ट करना, अगर कोई है भी तो यहाँ पर बिल्डिंग बेस, एक तरीके से नॉलेज बेस बनाना यहाँ पर, और लोगों को इंस्पायर करना। अगर लोग उस काम को करना चाह रहे हैं, जिस काम को बेसिकली आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को उनके अंदर थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी लाना पड़ेगा। पता चला लोग तो हैं डीजल और पेट्रोल में खुश, आप लोगों को उनको चलानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए माहौल बनाना पड़ेगा ना आप लोगों को कि हाँ भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, पता चला इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई, भाई साहब उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की वजह से 2 लोग मरते मरते बच गए। आप लोगों को लगेगा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा? नैनो के साथ में क्या हुआ, देश के अंदर में इतनी शानदार गाड़ी बनाई टाटा ने, और भाई साहब उसकी मतलब नैनो को ऐसी ऐसी बातें बोलकर उसको बोल दिया कि यार ये तो कुछ भी गाड़ी नहीं है, और बस इतने में तो स्कूटर, मतलब इज्जत बेइज्जती की बात जोड़ दी भाई साहब, और इज्जत बेइज्जती के नाम पर लोगों को ना कुछ भी चिपका लो फिर। तो ये कंडीशन है, क्योंकि पता था कि नैनो एक ऐसी चीज़ है, स्कूटर वाली कंपनी बंद हो जाएगी, ऊपर जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उनकी भी खस्ता हालत हो जानी है, क्योंकि बीच का प्रोडक्ट निकाला था भाई साहब टाटा ने। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, तो जरूरी है लोगों को साथ में लेकर चलना, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ समझिए, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, आप लोग देखो यहाँ पर, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द जल शक्ति अभियान जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी के बारे में। तो ये जल संरक्षण और जल सुरक्षा के बारे में जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए उसके बारे में, अभियान के बारे में विशेषताएं बेसिकली आप लोग यहाँ पर सामने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा एक टॉपिक है, पर लेकिन यहाँ से चीज़ें खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक पढ़ तो लिया, पढ़ तो सब दुनिया पढ़ रही है यार, ठीक है, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन क्या रियलिटी में प्रैक्टिस कर रहा है उस टॉपिक को? क्योंकि टॉपिक तो पढ़कर भूल जाओगे, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस कर पा रहे हो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो टॉपिक याद रहेगा। बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर कौन सा इनिशिएटिव है इससे रिलेटेड, जल जीवन मिशन, जल क्रांति अभियान, जल शक्ति अभियान या अटल भूजल मिशन? करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ABCFD बताइए। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन वोटर के बारे में बात की जा रही है, तो यूएन वोटर ये किस तरीके का एक प्रोग्राम है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो है सही है? तो यूएन वोटर जो है वो कोऑर्डिनेट करता है मैकेनिज्म, एक तरीके से कंप्राइज करता है यूएन नेशन एंटिटी एज ए मेंबर के तौर पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर के तौर पर, और इसी के साथ में यहाँ पर जो वर्किंग की जाती है वाटर और सैनिटेशन के इश्यूज पर इनके द्वारा मिलकर। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरी में क्या बोला जा रहा है कि यूएन का जो वोटर है बेसिकली ये रोल है एक तरीके से इंश्योर करने के लिए मेंबर और पार्टनर को कि डिलीवर कर सके एज यहाँ पर इन द रेस्पॉन्स टू द वोटर रिलेटेड चैलेंजेस जो भी हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यार ये एक ऐसी चीजें हैं कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ लिया गया है, तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन, बताइए क्या आंसर है आप लोग के हिसाब से। यूएन 2023 जो वाटर कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में थीम बोला गया है, ओवर वाटर साइड मूवमेंट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर द वाटर। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। सेकंड में बात की जा रही है कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली एम क्या है कि सपोर्ट करें, अचीव करें इंटरनेशनल के लेवल पर, यहाँ पर लोग इंटरनेशनल लेवल पर एग्री हो कि वाटर रिलेटेड क्या क्या टारगेट है उसमें काम किया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी लेकर चलने की बात की जा रही है। यूएस, यूके और नीदरलैंड मिलकर सामने है इसको होस्ट करने के लिए। तो 1 2 3 पहले में बोला गया 1 2, दूसरे में बोला 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। प्यारा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन आंसर देता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोग ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप लोगों का टॉपिक तैयार होगा तो मजा आएगा फिर, ठीक है। आंसर के यहाँ पर मैंने बोला था यूएसए, तजाकिस्तान और नीदरलैंड, तो यूके वगैरह यहाँ पर नॉर्मली चिपका दिए जाएंगे आप लोगों को और लगेगा हाँ यार हो सकता है सही। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला गया था, इसकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने डिटेल में तसल्ली में पढ़ाई आप लोगों को ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो बेसिक है यहाँ पर यूएन के बारे में, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे, नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके बारे में कौन सा क्वेश्चन है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोग देखते हैं जल जीवन मिशन हो गया, जल क्रांति हो गया, जल शक्ति अभियान, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया यहाँ पर। तो टॉपिक को तैयार करने का तरीका समझ में आ गया आप लोग कैसे तैयार करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी देख लिए, ये जो इवेंट है इसके बारे में बात कर ली, इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी हम लोगों ने जान ली। एक पर्टिकुलर लोकेशन जिसको मार दे प्लाटा, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ में चलकर, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूएन वोटर क्या है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए वो आप लोगों को बता दिए यहाँ पर, और यूपीएससी यहाँ पर वोटर से रिलेटेड इशू से क्या क्वेश्चन पूछ चुकी है वो भी आप लोगों को बता दिया। टॉपिक कहते हैं हो गया तैयार। तो बताना समझ में कुछ चीज़ आई या फिर नहीं आई, तेरी समझ में नहीं आया क्या वो सॉन्ग नहीं है
वो JRD के जो बेसिकली जो उसमें हसल में वो वाला गाना मुझे याद आ गया। तो समझ में आना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। और इसी के साथ में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना, ठीक है। तो कोई भी डाउट साथ लेके नहीं जाना है। करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, एंजॉय करने का, बस रिवीजन करते रहो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना करा रहो ढंग से तसल्ली में करते रहो। ओके दोस्तों, यहाँ पर है कौन बनेगा छोटू करोड़पति। ये कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने और इनके आंसर आप लोगों को देने होते हैं। पूरी वीडियो के अंदर में जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं वो काउंट कर लिया करो कितने क्वेश्चन होंगे, और फिर उनके बाद में देखा करो कि कितने आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को ये अंदाजा लगता रहे कि अच्छा इतने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और इतने आंसर सही हैं। तो एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। बात करें यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है $100 मिलियन लोन इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टेट के अंदर में। ये क्या है, ये कैपेसिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम को, तो ये किस पर्टिकुलर देश के अंदर में स्टेट है, तो हमारे देश के अंदर में है। तो ये तमिलनाडु है, हरियाणा है, उड़ीसा है या फिर तेलंगाना है। अगर कुछ लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं तो आप लोग आंसर यहां पर दे पाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आंसर देते हुए आखिर ऐसा क्यों बोला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर एज ए मलेरिया फ्री रिसेंटली। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान या अजरबैजान, चाइना या फिर थाईलैंड। इनमें से कॉम्बो आप लोगों को बताना है, कॉम्बो कौन सा है यहाँ पर जिसको अभी यहाँ पर ये WHO के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। कौन सी कंट्री यहाँ पर जो होस्ट कर रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, और इसी के साथ में कोएग्जिस्टेंस, यानी कि मिलके भी रहना है और चीजें भी चलनी है। तो इंडिया, फ्रांस, चाइना या फिर UK। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। IMF के द्वारा एक्सटेंड की गई यहाँ पर फंड फैसिलिटी रिसेंटली अभी अप्रूव किया गया कौन सी कंट्री के लिए, तो ये मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, अगर याद होगा तो आप लोग आंसर देंगे। तो यमन, यूक्रेन, नेपाल या फिर तुर्की। सही आंसर क्या है, A, B, C या फिर D आप लोगों को बताना है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा ये CSET का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। फिगर का क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, और GI टैग के बारे में आप लोगों से अक्सर, सॉरी GI टैग याद आ रहा है, यहां पर रामसर साइट के बारे में आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सुरिनसर मानसर लेक के बारे में। तो सुरिनसर मानसर लेक कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन में लद्दाख भी होगा, तो लद्दाख को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना कि लद्दाख है या फिर जम्मू एंड कश्मीर है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अभी अलग UT है, लद्दाख आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, एग्जामिनर को पता है कि आप लोग कहां पर कंफ्यूज आ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सुरिनसर जो लेक है और मानसर जो लेक है, ये ट्विंस लेक भी इनको बोला जाता है। तो बोलने लगे कि ट्विंस लेक कौन सी है, तो ये लेक है। 26 रामसर साइट है जो डेजिग्नेटेड है वेटलैंड इंटरनेशनल के पोडेस के अंदर में, JNK के अंदर में, उसमें से एक आप लोगों को ये लेक देखने को मिलेगी। सोशली और कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई सारे टेंपल भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर कई बार एक तरीके से महाभारत का जो ड्यूरेशन है माना जाता है कि यहाँ से ओरिजिन उसका कनेक्टेड आप लोगों को नजर आता है। तो कई बार ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, मैच करने के लिए क्वेश्चन अगर बने एग्जाम में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर भी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, सुरिनसर मानसर लेक के बारे में। ये और भी कई सारी रामसर साइट है, थोड़ा सा नजर डालोगे तो आप लोगों को यहाँ पर और भी चीज देखने को मिलेगी। क्या आप लोगों के राज्य के अंदर में कोई रामसर साइट है, अगर हो तो बताओ, मैं भी तो जानूं, पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों के राज्य के अंदर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर के बारे में। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी उड़ीसा को ये पैसा दिया जा रहा है, और रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उड़ीसा के अंदर में कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए रिसेंटली कि किस तरीके से यहाँ पर ये साइक्लोन से भी लड़कर जो है अभी यहाँ पर रिसेंटली एक तरीके से बहुत सारे लोगों की जान बचा पाए, और भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कई सारे प्रोग्राम चलाए गए। तो वर्ल्ड बैंक और ये IMF खासकर उन्हीं को पैसा देते हैं जो कि लगता है अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वरना चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, उनकी खस्ता हालत हो रखी है कि पता नहीं पैसे को ढंग से यूटिलाइज कर भी पाएंगे, और पता चला डुबा दिया सारा पैसा। क्योंकि वहां पर जो पैसा होता है वो लोगों की हेल्प के लिए होता है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी को भी दे दो जो कि उसका ढंग से यूटिलाइजेशन भी ना करे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि जैसे कि एक पर्टिकुलर, अगर मैं आप लोगों से बात बताऊं, जैसे कि अभी भी बात करी से कई सारे ऐसे, जैसे मैंने बोला था एक दिन आप लोगों से, शायद मैंने डिस्कस भी किया था, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि विकलांग हैं, ठीक है, जिनकी कंडीशन बड़ी ही खराब है, ठीक है, और वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है काफी ज्यादा, जो कि दिव्यांगन आप लोग बोल सकते हैं, जो शब्द आज के डेट में यूज किया जाता है। तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट सेंड किया कि सर पढ़ना चाहते हैं पर लेकिन सर पैसे नहीं है।
तो जितने भी इस तरीके के बच्चे हैं उनको सबको ऐड किया है मैंने कोर्स के अंदर में। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि उनके अंदर पढ़ने की इच्छा है यार, ठीक है, पैसे नहीं है तो इसकी वजह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ने की इच्छा उनके अंदर अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है और घर की कंडीशन ऐसे नहीं है, तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वही चीज़ है कि कम से कम उसको ढंग से यूटिलाइज करेंगे उस कोर्स को, ऐसे नहीं लगेगा किसी को वैसे को दे दिया यार फालतू के इंसान को जो कि बस लेके डाल दे और देख रहा नहीं उसको, तो ये नहीं होनी चाहिए कंडीशन। जैसे बुक्स दी थी उस टाइम पर तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आए थे, कोविड-19 के टाइम पर भी हम लोगों ने चीज़ें शेयर की थी उस टाइम पर। तो ये कहीं ना कहीं एक सही चीज़ उस इंसान के पास में होनी चाहिए जो उसको ढंग से यूटिलाइज कर सके, बेसिक पर्पज मेरा बोलने का ये है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर सर्टिफाई किया गया मलेरिया फ्री जो कौन से देश को, तो यह है तजाकिस्तान और इसी के साथ में अजरबैजान, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ये कोएग्जिस्टेंस, तो ये है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा यहाँ पर अभी आप लोगों को ये देखने को मिला, ठीक है। तो यूके के द्वारा अप्रैल में यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड यूके के अंदर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसमें मिलकर काम किया गया आयुसेन के द्वारा भी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं और वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिला। आईएमएफ के ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी के बारे में मैंने बात की थी कि यूक्रेन को पैसा दिया जा रहा है, भाई साहब यूक्रेन तुम लगे रहो, पीछे मत हट जाना। तो यहां से समझ में आता है कि आगे आने वाले टाइम में जो युद्ध है वो अभी रसिया को मजा चखाने की पूरी एक तरीके से तैयारी की जा रही है, जल्दी से यहां से चीजें सुधरने वाली है नहीं है, तो यूक्रेन को इसके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो 10 देखने को मिलेगा यानी कि बी, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आसानी से आप लोग इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, आइए कुछ शब्द आप लोगों को सुनाता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेज बनाता हूँ। अंग्रेज नहीं बनना है, इंडियन ही रहना है, ठीक है, बस अंग्रेजी सीखनी है ताकि आप लोग लाइफ को थोड़ा इंप्रूव कर सको। तो यहाँ पर कुछ शब्द होंगे जो बड़े ही प्यारे हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में तो आप लोगों को फायदा पहुँचाएंगे ही। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अंदर में, तो अच्छे शब्द आप लोगों के पास में होंगे तो अच्छे से आंसर आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में एपीएफसी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको ढंग से लेकर चलते हैं, ठीक है। पहले बात की जा रही है यहाँ पर एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर खुशबूदार। खुशबूदार मतलब जिसके अंदर से खुशबू आती हो तो उसको एरोमेटिक बोल देते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एरोमा शब्द भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि यार शरीर के अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सुगंधित एक तरीके से इत्र के साथ में, डिओड्रेंट के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं, तो ये समझ सकते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ रहती है कि हाँ अपनी जो है एक तरीके से देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक शब्द जो है याद रखिएगा। कई बार आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि इस चीज के अंदर में कुछ फ्लॉड है, ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर कोई त्रुटि है, तो ये शब्द इसीलिए यूज किया था फ्लॉड, यानी कि कुछ ना कुछ मिसमैच हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में, जो सही से चीजें नहीं है। तो एक तरीके से डिफेक्टिव पीस नहीं बोलते कई बार कि भाई साहब ये डिफेक्टिव पीस आ गया, इसको रिटर्न करो यार, ऑनलाइन खरीदा था पर लेकिन डिफेक्टिव आ गया, तो ये शब्द यहाँ पर यूज किया था जिसको फ्लॉड बोलते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा, किसी चीज के अंदर में हिंड्रेंस आना, ऑब्स्टिकल आ जाना, कोई रुकावट आ जाना, तो इस तरीके से ये शब्द भी यहाँ पर यूज किया है। इम्पेडिमेंट शब्द आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर फिडेलिटी के बारे में। ये क्या है कि कोई इंसान कितना सत्य है। मैं तो ये बोलूँगा हमेशा सबसे ज़्यादा सत्यनिष्ठ आप लोगों को अपने लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने लिए डेडिकेटेड और सत्यनिष्ठ रहेंगे तो आप लोग अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आ पाएंगे, और आप लोग यहाँ पर डिसिप्लिन में लेकर आ पाएंगे तो लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ज़िंदगी में जब जब आप लोग यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हाँ आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी में दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेसिटन। टेसिटन मतलब एक तरीके से अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। रिजर्व लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है, एक तरीके से जो ज़्यादा टोकेटिव नहीं है। आप लोग हमें बताओ एक इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे जो लोग वीडियो में सुनते हैं और जो पर्सनली मिलते हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस यही नज़र आता है कि मैं मतलब पर्सनली ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। वीडियो के अंदर तो मैं मस्त बिंदास तरीके से बोलता हूँ, पर हाँ पहले ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गया। पर्सनली भी मिलता हूँ तो आराम से मतलब गप्पे सप्पे कर लेता हूँ वरना पहले कई बार मैं रुक सी जाता था, मैंने कहा क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। वही ना एक तरीके से चीज़ें अब थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई, पहले नहीं थी इतनी नॉर्मल। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। तो सेंटेंस जरूर फॉर्म करना यार अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो।